हेलो प्यारे बच्चों, आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा 7वां वीडियो है और आज का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ढेर सारा कॉन्जुगेशन। मीन्स ऐसे ये अलग तरह का कॉन्जुगेशन है जिसमें रिजोनेंस में बहुत सारे रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोला गया है। इसमें इसको भी बोला जाता है नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोला जाता है। नो बॉन्ड रिजोनेंस मीन्स इसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड गायब भी होते हैं, इसी के लिए इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसको सिग्मा पी ऑर्बिटल रिजोनेंस भी बोलते हैं, इसको पी ऑर्बिटल रिजोनेंस भी बोलते हैं। ये पी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जैसे इसके नाम में दिया गया है, इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेशन के लिए मेसोमेरी इफेक्ट और बहुत सारे, उन सब में कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट था। तो इसमें भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसमें कॉन्जुगेशन किस तरह का होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्जुगेशन होगा। किसके साथ? प्लस के साथ, मीन्स बैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन का हो सकता है फ्री रेडिकल के साथ, मीन्स हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल का के साथ, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ। अल्फा हाइड्रोजन का हो सकता है पाई बॉन्ड के साथ, मीन्स एल्कीन के साथ। तो इन तीन तरह के कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। मीन्स अगर हम पूरी तरह से बात करें इस नो बॉन्ड रेजोनेंस को, तो जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है वो पाया जाता है कार्बोकेटाइन में, जैसे CH3 CH2 प्लस। हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है फ्री रेडिकल में, जैसे CH3 CH2 डॉट। एल्कीन में जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक अब क्वेश्चन उठता है, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन एनायन में भी पाया जाता है, जैसे माइनस वाले स्पीसीज के साथ? बच्चों, बहुत सारे बुकों में इन्हीं तीनों का ही चर्चा किया गया है, स्पेशली कार्बोकेटाइंस, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स में। किन्हीं केसेस में कार्बन एनायंस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखा गया है। मतलब ये रेयरली मिलेगा आपको, जनरली नहीं मिलेगा। तो हम इसका भी डिस्कस करेंगे लास्ट में कि किन केस में कार्बो एनायन वाले स्पीसीज में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है कार्बोकेटाइंस। पहला है हम कार्बोकेटाइंस, ठीक है बच्चों। पहले हमने बता दिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन का इंपॉर्टेंस है, जैसे CH3 CH2 प्लस और CH3 प्लस। अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, तो इससे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, मीन्स इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी इससे तो कम होगी। अब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक्चुअली ये किस तरह से इस कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज करता है, अगर इसको समझे हम थोड़ा सा, तो कैसे होगा कि सपोज करो, जो हमने पहले बता दिया कि ये पी ऑर्बिटल्स बैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ही कॉन्जुगेशन करता है। कौन? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, CH और इसके साथ एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, इसके सारे ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इस पे प्लस चार्ज आया, कैसे आया? अगर सपोज कोई स्पीसीज ऐसा रहा होगा CH3 CH2 Cl,
क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते जब भी इसमें फिजन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गायब हो जाएगा। मींस इसके पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के भी थे, वो भी चले गए, तो वैकेंट ऑर्बिटल खाली हुआ। अब क्या होता है कि यहां एक वैकेंट ऑर्बिटल है और बगल में एक पी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एक गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, लेकिन गड्ढे में पानी तो गीला, पानी है वहां तो गीला होगा, लेकिन गड्ढे के चारों तरफ की मिट्टी भी है, वो भी थोड़ी नमी रहती है। क्यों रहती है कि ये जो गड्ढे का पानी है वो थोड़ा बहुत स्प्रेड कर जाता है सरफेस के, मतलब पास के एनवायरमेंट में। ठीक इसी तरह से क्यों हो, क्योंकि वहां पे पानी नहीं होता है। सेम केस यहां भी हम मान सकते हैं कि जो वैकेंट ऑर्बिटल कार्बोकेटायंस का है, तो बगल का पी ऑर्बिटल से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं मींस इस कार्बोकेटायंस को थोड़ा स्टेबिलिटी दे देते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये एक बार एक दे दे, एक बार एक दे दे, एक बार एक दे दे, तो ये तो समझाने के लिए। लेकिन एक्चुअल जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कैसे होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे होता है, ये C बॉन्ड CH2 है, इस पे कार्बोकेटायंस है, इसके 3 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, अगर इस बॉन्ड को यहां पे आकर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा अगला स्ट्रक्चर? अगला स्ट्रक्चर होगा कार्बन पे A हाइड्रोजन वैकेंट हो गया, मतलब बॉन्ड से अलग हो गया, नो बॉन्ड हो गया, और बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो बच्चों कि यहां से क्या हुआ, यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड गायब हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रिजोनेंस। नो बॉन्ड रिजोनेंस, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दूसरा केस हो कि ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर हो जाए, मींस अब की बार ये हाइड्रोजन पड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, शिफ्ट हो गया इधर इसके साथ, तो ये दूसरा बन गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और तीसरा केस हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन ये पड़ा रहे, ये पड़ा रहे, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे दिया शेयरिंग में, और ये तीसरा बन गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मींस जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, मींस 1, 2 और 3। बच्चों कभी इस स्ट्रक्चर को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, उसमें क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। मींस इस एटम का केवल 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, पहला जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, मींस नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, उतने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, अब इसका क्या इंप्लीमेंट है किसी कार्बोकेटायन के लिए, तो आओ उसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। क्या है, जैसे सपोज करो हम 3 स्ट्रक्चर देते हैं, ये है CH3 CH2+, ठीक है, ये है CH3 CH3+, ठीक है, ये है CH3 CH2 CH3+, ठीक है, और एक ले लेते हैं CH3 CH3, ठीक है, प्लस। अब देखो ये चारों स्ट्रक्चर A, B, C और D, इनमें से अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अब ध्यान से देखिए कि ये स्ट्रक्चर्स में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3। अल्फा कार्बन 1 है और उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए। बी में आइए, इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन हुआ और ये अल्फा कार्बन हुआ,
तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो 6 हो गए, मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां आ जाओ, 2 ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन कार्बोकैटायन से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है। तो इस कार्बन के पास 2 3 5 अल्फा हाइड्रोजन हुए। इसके पास आ जाओ, 1, ये दोनों तो बीटा हो गए, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन है, तो 3 1 4, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए। जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें जितना ज्यादा नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना स्टेबल होगा। जितना ज्यादा रिजोनेंस उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। आ जाओ, इस पे 3 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। जिसका सबसे ज्यादा किसके पास है? इसके पास है, मीन्स बी मोर स्टेबल देन सी, क्योंकि इसके पास 5 है, देन डी, देन ए। अब आपको समझ में आया? अगर इस चीज को हम इंडक्टिव इफेक्ट से समझे, अगर इंडक्टिव इफेक्ट से समझे, तो यहां देखो, यहां प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, यहां पे दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, यहां तो दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट है। यहां देखो, एक ये प्लस आई इफेक्ट है और यहां पे कार्बन का, चूंकि ये भी प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, तो ओवरऑल इस पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गए। मीन्स ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। यहां देखो, यहां भी प्लस आई इफेक्ट और यहां भी प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें है? इसमें है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें है, मीन्स ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। कैसे? एज पर इंडक्टिव इफेक्ट, बट ऐसा नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन सुपीरियर हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इंडक्टिव कौन सा? प्लस आई इफेक्ट से, क्योंकि यहां डोनेशन, यहां प्रोटॉन की बात हुई है तो डोनेशन प्लस आई इफेक्ट ही होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखना कि जब 2 फैक्टर एक साथ आ जाएं, इंडक्टिव इफेक्ट साथ साथ में उसका हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। मींस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट को कम कर देगा। मींस सबसे अगर ज्यादा पहले कंसिडरेशन किया जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन को किया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। आईआईटी 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? मतलब इसका क्वेश्चन हुआ कि जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है वो कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये था CH, CH2, CH3, CH3 और इसके नीचे लगा हुआ था साइक्लोहेक्सेन। ये था कार्बोकैटायंस। अब बताओ बच्चों कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ? याद रखिए, जब मैं कंजुगेशन पढ़ा रहा था तो जब कई स्ट्रक्चर होते थे, जो उनका मिक्स एक्चुअल स्ट्रक्चर होता था वो कंजुगेशन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता था। मींस सारे स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन। मींस ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है? तो सिंपल सा आंसर है कि इसके पास कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मींस कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो कितने अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स और 1 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां भी एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन्स है एक। टोटल कितने हुए? 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। मीन्स ये स्ट्रक्चर 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिससे अगर आप हाइपर कंजुगेशन को जानते हैं तब ही समझा पाएंगे, इसको इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं समझा सकते थे, ठीक है। ये था पहला कि कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है।
ये था कार्बोकैटायन के बारे में। अब दूसरा आता है फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स कार्बोकैटायन जैसा ही होता है, बस जैसे एग्जाम लो CH3 CH2 डॉट, मीन्स यहां पे होमोलिटिक फिजन हुआ है, वहां पे क्या हुआ था, हेटेरोलिटिक फिजन हुआ था। मीन्स अगर दूसरा है देखें CH3 डॉट, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो ओबियसली स्टेबल यही होगा, क्योंकि यहां पे दो फैक्टर, एक तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, यहां इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन सारे स्ट्रक्चर इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब यहां क्या होगा, यहां पे कैसे बना होगा ये CH3 CH, ऐसे लगा लो, क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, ये उसमें होमोलिटिक फिजन हो, ये अपना ले ले और ये अपना ले ले, तो क्या होगा, ये p ऑर्बिटल्स में से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया किसी भी तरह से, किसी अन्य फ्री रेडिकल के साथ, तो जो स्पीसीज बना वो फ्री रेडिकल बना। अब सेम कहानी है कि सपोज करो ये है कार्बन, ये हुआ इसका p ऑर्बिटल, वह डिफिशियंट है एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही है, मीन्स यहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो यहां का p ऑर्बिटल से जो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन किया है वो क्या करेगा, अपना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स इसको डिस्पर्स करा देगा, किसके लिए, कि ताकि इसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो स्टेबल हो जाए। मीन्स अब ये बॉन्ड रिजोनेंस कर सकता है इसके साथ, कैसे करेगा, अब हम उसको हाइपर कॉन्जुगेशन से समझें, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा कि ये प्रोटॉन है, इसमें भी होमोलिटिक फिजन हो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, और इसका जो डॉट इलेक्ट्रॉन था वो यहां पे आ जाए, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो बनेगा H डॉट। ये H कहीं जाता नहीं है, ये मॉलिक्यूल में ही रहता है, केवल ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये यहां रहेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरा प्रोटॉन ऐसे ही करे, मींस ये रह जाए और ये प्रोटॉन फ्री रेडिकल के साथ रहे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी यही है कि ये वाला पार्टिसिपेट करे, मींस ये रहे और ये प्रोटॉन्स फ्री रेडिकल के रूप में रहे। ठीक है, तो ये 1 2 3 कहानी सेम हुई कि जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे फ्री रेडिकल के केस में भी। तो इनमें भी क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं जैसे कार्बोकैटायंस के केस में आ रहे थे क्वेश्चंस स्टेबिलिटी को लेकर के, कौन सा कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3, ये फ्री रेडिकल, A B CH3 CH CH2 CH3, ये फ्री रेडिकल। C ले लेते हैं, C CH3 H CH फ्री रेडिकल, CH CH3 CH3। ठीक है, D ले लेते हैं, C CH3 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 CH फ्री रेडिकल, C CH3 CH3 CH3। अब बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये पूरा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अगर देखें तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके पास आ जाओ 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां आ जाओ 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, और यहां पे कोई अल्फा 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। में सबसे लीस्ट स्टेबल हुआ, लीस्ट स्टेबल हुआ। ठीक है, मीन्स अब इसको तो आ गया डी, यहां आ गया। सबसे ज्यादा कौन, ए, क्योंकि उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन से, इसलिए सबसे ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन्स ए। फिर उसके बाद 5 के साथ बी, और
उसके बाद C और लास्ट में D। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से अगर हम इसको कंपैरिजन करते तो अलग सिनेरियो होता। तो गलतियां यही हो जाती हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट उनके माइंड में रहता है और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से सारे गलत कर देते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता था मेसोमेरिक इफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ऐसे ही इनमें होता है हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, इस तरह से आएंगे फ्री रेडिकल के साथ। अब जो थर्ड आता है वो है एल्कीन। एल्कीन के क्वेश्चन तो बड़े ही कंफ्यूजिंग आते हैं और उनको बड़े सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, एल्कीन मीन्स जैसे एग्जांपल ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कॉन्जुगेशन है अल्फा हाइड्रोजन्स का एल्कीन के साथ, अल्फा हाइड्रोजन सिग्मा एल्कीन। ठीक है, कॉन्जुगेशन है इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि जैसे अगर इसको इस तरह से बनाए, ठीक है, अब इस तरह के जो एल्कीन है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाए दोनों के दोनों और ये इसके पास चला जाए, तो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये कि ये तो क्या है H+ के रूप में पड़ा रहा, इसके बॉन्ड यहां यूज हो गए और ये बॉन्ड जो है ये कार्बन एनायन के रूप में बना रहा। तो ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ। ठीक है, दूसरा केस सेम है कि अगर हम दूसरे हाइड्रोजन के साथ करें तो क्या होगा, ये यहां लगा रह गया, ये हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में और दूसरा यस। ठीक है, तीसरा केस जैसे कार्बोकेटान्स के था कि इस वाले के साथ ऐसा होगा, यहां H+ पड़ा रहेगा और ठीक है, तो कितने बने 1 2 3। सेम फैक्ट, सेम इक्वेशन है, सेम कहानी है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन इस एल्कीन ये एल्कीन ये दोनों मिला के एल्कीन बोला जाएगा। मींस इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स। मींस जितने एल्कीन के जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही उसके नो बॉन्ड रिजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, कभी भी भूल के इसको काउंट मत करना क्योंकि इसमें बॉन्ड है, ये कभी नहीं काउंट होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये तो बेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमेशा जिसमें बॉन्ड गायब हो रहे हैं वही हाइपर कॉन्जुगेटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कहानी क्लियर है कि जितने अल्फा कार्बन उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन आएंगे CH3 सपोज करो ये है CH डबल बॉन्ड CH2 A B CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, C ले लो C CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH CH3 और D ले लो ठीक है। अब बताओ बच्चों किस एल्कीन के पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा होगा। अब देखो इसके पास कितने अल्फा हैं, एक अल्फा कार्बन है, मींस 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहां आ जाओ, ये एल्कीन है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, मींस 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां आ जाओ, यहां 3 और 1 4, ये अल्फा नहीं काउंट होंगे, बीटा काउंट होंगे, मींस यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां आ जाओ, यहां है 0 अल्फा हाइड्रोजन्स, मींस ये क्या हुआ लीस्ट स्टेबल एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन, एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब इसको बनाओ, ऑर्डर क्या होगा कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जिस अल्फा हाइड्रोजन होंगे सबसे ज्यादा स्टेबल, मींस यहां 6 है तो सबसे ज्यादा बी। ठीक है, फिर यहां 4 है तो यहां उसके बाद सी, इसके पास 3 है
तो ए और फिर लास्ट में डी। ये रहा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन करता हूं। एक स्ट्रक्चर आप ये देखो कि आपने अल्फा हाइड्रोजन को, तो ठीक है अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन थे तो आपने उसको अलग अलग तरह से बता दिया कि चलो ठीक है जिसमें कम है उसमें ज़्यादा है। अब मैं ये देख लेता हूं थोड़ा सा अलग, कार्बन लो, CH3 ठीक है, ये हो गए ए। बी पे आ जाओ, CH3H, ठीक है। अब सी पे आ जाओ, CH3H। अब बताइए कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। कंफ्यूजिंग है, क्या है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। अब बताइए कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखो कि ट्रांस ऑलवेज स्टेबल देन सिस। क्यों? क्योंकि उससे सिमिलर ग्रुप इंटरेक्शन नहीं होता है, रिपल्सन नहीं होता, जिससे ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो कहानी क्लियर हो गई कि सी इज मोर स्टेबल देन बी। अब ये क्या, यहां तो दोनों एक साथ है, इसका मतलब ये ज्यादा रिपल्सन होगा, मीन्स ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसके हिसाब से हो गया ए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। क्यों? क्योंकि एक नोट याद कर लिख लो कि जब ऐसे सिनेरियो आए तो जिस कार्बन के पास, अगर एक कार्बन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे मींस मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन्स इफ अवेलेबल ऑन सिंगल कार्बन, that structure is more stable, मीन्स अगर किसी एक कार्बन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स है वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्यों होगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों होगा। अब हम बात कर लेते हैं, चलो ये दोनों तो सेम स्टेबिलिटी है, चलो ठीक है, दोनों इससे कम स्टेबल हैं, तो किसी एक के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, किसी एक के साथ इसको इटाते हैं, इन्हीं दोनों को लेकर के चर्चा करते हैं। जैसे ये रहा CH2CH डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दे रहा हूं तुमको समझने के लिए आप लोगों को। ये है जिसके एक कार्बन के पास सारे एल्किन ग्रुप हैं, सारे अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा ट्रांस ले लेते हैं, इसको मैं ऐसे क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि सिस ट्रांस दोनों की स्टेबिलिटी सेम थी। ये रहा CH3, ठीक है, चाहे ऐसे घुमा दो ऐसे घुमा दो, तो ये दो केस ले रहे हैं। अब इनमें अगर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो देखो क्या होगा कि सपोज करो इसका CH2 से एक हाइड्रोजन से यहां आया और इस पे आ गया माइनस चार्ज, मीन्स जो स्ट्रक्चर बना वो CH2 पे माइनस, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और यहां H प्लस पड़ा हुआ है। यहां देखो यहां क्या होगा, यहां पे सपोज करो इसका प्रोटॉन गया CH2 से H, यहां आया, ये यहां पे आया। ठीक है, तो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CH3 CH पे माइनस आ गया, यहां आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, हमने कोई गलती नहीं की है, सिंपल सिक्स बॉन्ड को यहां शिफ्ट करा दिया। यहां क्या बना, यहां भी एनायन बना, कार्बो एनायन, यहां भी कार्बो एनायन बना। अब देखो बच्चों, ये कार्बो एनायन पे जो ये ग्रुप लगा हुआ है क्या है, प्लस आई ग्रुप। अब तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया कि हाँ इतना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, लेकिन अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर के कंपेरिजन के कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम थे। अब देखो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है और ये क्या है, एल्किन हमेशा माइनस आई ग्रुप दे रहा है, मीन्स एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मीन्स
ओवरऑल इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन है, रिड्यूस नहीं हो रहा, जितना है एक तरफ से मिल रहा है तो एक तरफ से खींच रहा है, मींस माइनस चार्ज बना हुआ है। यहां देखो, यहां क्या है, यहां पे एक तरफ केवल एल्कीन लगा हुआ है, एक तरफ केवल एल्कीन लगा हुआ है, इसके इस तरफ कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन्स माइनस आई इफेक्ट के कारण से रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्या रिड्यूस हो रहा है, चार्ज रिड्यूस हो रहा है, चार्ज रिड्यूस हो रहा है। अगर जिस स्ट्रक्चर का चार्ज रिड्यूस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो प्रूफ हो गया कि अगर एक कार्बन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में हमने जो बोला था, क्या कार्बो एनायन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जा सकता है, कार्बो एनायन में भी? तो मैं कहूंगा नहीं। जैसे अगर मैं इस तरह के स्ट्रक्चर बनाऊं CH3 CH2 माइनस, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कभी केस में ऐसा हो जाए कि ये कार्बन, ये CH2 है माइनस, लेकिन अगर ये कार्बन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड हो, जैसे Cl, ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये बॉन्ड यहां चला जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसी मॉलिक्यूल के अंदर पड़ा रहे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, सेम इधर भी लगा लो दूसरे क्लोरीन के साथ, और तीसरा ये भी लगा लो, क्योंकि 3 अल्फा क्लोरीन है। तो वन टू थ्री। तो बच्चों कार्बो एनायन के केस में उन्हीं में हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा जिनमें अल्फा कार्बन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड हो। ऐसे केसेस में उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है, ठीक है। ये किन्हीं किन्हीं बुक में आपको मिलेगा, सारे बुक में एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए, पढ़ते रहिए और अपने नोट को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।